हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज कीस्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने ग्रुप डी के लिए मैथ की सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही होगा एग्जाम डेट अब डिस्क्लोज हो चुकी है। यानी 27 नवंबर से हमारे एग्जाम है। देखो, सच बता रहा हूं, अगर अब भी आप लापरवाही बरत रहे हो ना, तो भूल जाना कि आपकी कभी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर आप ग्रुप डी में भी नंबर नहीं ला सकते तो बेकार हो, सच बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, देखो सर कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार इनकी भी सुन लीजिए। देखो प्यारे बच्चे, सर ने सही कहा कि ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए तो कहीं पर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, किसका? ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि ग्रुप डी की, हालांकि सर ने वैसे तो कह दिया है गवर्नमेंट नौकरी कोई सी भी हो आज की डेट में लेना आसान नहीं है। अगर छोटे लेवल की देखोगे तो ज्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को माइंड मत करना, ये थोड़ा जोक मारने में ज्यादा एक्सपर्ट है, कभी कभी करते थे, तो इसको आप बिल्कुल भी माइंड मत करना। देखो मैं तो खुद कहता हूँ कि ग्रुप डी मतलब ऐसा नहीं कि कहने को ग्रुप डी है, उसमें भी अच्छा खासा लेवल होता है, अच्छा खासा लेवल है, और साथ ही साथ इसमें प्रमोशन अच्छे हैं और सैलरी भी अच्छी है, रेलवे अच्छी सैलरी देती है, फैसिलिटी। सेकंड वन, ये ग्रुप डी के तो लेकर के आते ही रहेंगे आपकी, क्योंकि रेलवे इनका पसंदीदा है और कुछ दिनों बाद ही आपको कुछ सरप्राइज भी देंगे। वो थोड़ा क्लोज है, वो सॉरी अभी बंद है। ठीक है, तो इसी बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा कि अब रेलवे के साथ साथ ये यूपीएसआई का प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपकी पॉलिटी शुरू कर दी, पॉलिटी और हिंदी, और साथ ही साथ आपका बेटा मैथ कवर कराएंगे। और जो मोनू सर है वो आपकी रीजनिंग शुरू करा दी है उन्होंने, और अच्छे बेटर क्वेश्चंस वो लेकर के आ रहे होंगे, और इन पर तो खैर भरोसा है पहले से। ठीक है दोस्तों, तो बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी, बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, देखो जैसा सर ने बोला है कि अब हम यूपीएसआई के लिए पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा यूपीएसआई का भी अब जनवरी में एग्जाम हो ही जाएगा लास्ट वीक में। तो इसलिए अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो लगे रहना, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। ठीक है, देखो यूपीएसआई से बेस्ट जॉब क्या हो सकती है, सीधा आप अपने स्टेट में डबल स्टार यानी दरोगा, तो पावरफुल जॉब होती है, यानी भोकाल वाली जॉब होती है दरोगा। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं देखो अपनी क्लास की तरफ। तो जैसे कि आपको पता होगा मैं इसमें कितने क्वेश्चन करवाता हूँ, मैथ के 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। हालांकि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिस सेट में 20 ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत हैं। ठीक है, और देखो 27 तारीख से एग्जाम है, आपको पता ही होगा। तो जिनका शुरू में ही एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, और जिनका लास्ट में एग्जाम होगा, तो जो लास्ट में एग्जाम होगा ना जिनका, उन्हें तो बहुत ज्यादा फायदा है। कम से कम उन्हें रिव्यू तो पता ही पड़ जाएगा किस टाइप का मैथ आ रहा है, किस टाइप का पेपर आ रहा है। ठीक, तो और मैं सच बता रहा हूँ आपको, अब की बार जैसे मैं चलो कुछ बता ही देता हूँ आपको, जो आपको टारगेट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 आते हैं। ठीक है, और मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और मैं बात करूं यानी दोनों में मिला के कितने हो गए, 55, यानी 55 नंबर के आएंगे दोनों मिला के। देखो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इन दोनों में मिलाकर ही 50 प्लस होना चाहिए, कि कम से कम इसमें इन दोनों में आप मैथ और रीजनिंग में 50 प्लस नंबर ले आओ। ठीक है, जब भी आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ आप 50 प्लस नंबर ले आए, ठीक है, बचा क्या, जीएस और करंट अफेयर बचा। ठीक है, जो कि मिलाकर आता है 45 नंबर का। ठीक, अगर आप इसमें 45 में से 25 से 30 नंबर भी ले आए, ठीक है, तो जो आपका स्कोर है टोटल वो बैठ जाएगा 80 के समथिंग। ठीक है, और ये 80 एक डिसेंट स्कोर है, यानी आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगा। और देखो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंपटीशन बहुत है इस बार। ठीक, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि आपको पता होगा कंपटीशन पीक लेवल पर है इस टाइम। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, हर कोई ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है। तो इस बहम में तो बिल्कुल मत रहना कि जो हमारा कंपटीशन है वो ओनली ग्रुप डी वाले बच्चों से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कंपटीशन है वो अच्छे अच्छे बच्चों से है। ठीक, जो एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहा है, सीजीएल की भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर है। और देखो ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह आपके 60-65 नंबर पर या 55 नंबर पर कट ऑफ लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है, इस बार जो आपको कट ऑफ मिलेगी ना वो 80 के नीचे तो सोचना मत, यानी कि 80 से ऊपर ही सोचना आप।
स्कोर लाने की, जब भी आप एक पोस्ट ले पाओगे अपने लिए। ठीक है, तो देखो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, इसमें यानी इसकी वैल्यू हमें दी है इक्वेशन, ठीक, इसका हमें मान निकालना है। देखो अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं इसे करवाने वाला हूँ वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए जो वैल्यू पुटिंग जो हम करेंगे। देखो इक्वेशन है यहाँ एक, ठीक है, वेरिएबल की बात करूंगा 3, ठीक है, तो यानी वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है, 3 में से घटाएंगे 2, इसका मतलब 2 वैल्यू की हम क्या कर सकते हैं, 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस टाइप से करते हैं वैल्यू पुटिंग। देखो वैल्यू पुट क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पुट करेंगे, पी या क्यू आर किसी की भी। अगर हम 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ नीचे हो जाएगा 0, जब नीचे 0 हो जाएगा इस प्रकार कुछ भी, तो हमेशा इन्फिनिटिव बनता है, तो इसका मतलब 0 तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी वैल्यू पुट करो तो 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब देखो हम p की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, देखो क्यू की भी चलो 1 पुट करते हैं। ठीक, तो जब 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्यू का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आया 2 माइनस आर स्क्वायर, आर को इधर भेजूंगा प्लस का आर स्क्वायर, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है, ये आ गई आर की वैल्यू। अब अगर इसमें हम पुट करें, देखो पेयर क्योंकि तो हमने 1 वैल्यू रखी है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा, माइनस आर की पावर 6, आर की वैल्यू है √2 की पावर 6 करूंगा तो मतलब 2 की पावर 3, जो कि होगा हमारा 8। ठीक है, अपॉन यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 1 का स्क्वायर 1, आर स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, ये आ गया 2। ठीक है, देखो यानी 1 और 1 2, 8 में से 2 जाएगा 6, वो भी माइनस का, यहाँ क्या आएगा नीचे 2, तो 2 से काटूंगा मैं, आ जाएगा -3। ठीक है, -3 किसमें है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही आंसर है। अब बताना आपके समझ में आया या नहीं आया। देखो वैल्यू पुटिंग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, वैल्यू पुट से करते हैं, जो कि हमारा 10 से 20 सेकंड में हो जाता है। और देखो सच बता रहा हूं, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपका ग्रुप डी में 25 में से 25 सही करके आओगे मैथ में, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम लिमिट ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब टाइम सफिशिएंट रहता है, 90 मिनट मिलती है ना, तो अगर आप 25 से 30 मिनट भी लोगे 25 क्वेश्चन करने में, 30 मिनट भी लोगे ना तब भी आप कर ले जाओगे। ठीक, यानी टाइम की तो वहां कमी नहीं पड़ने वाली, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, आपने अपनी 100% मेहनत कर रहे हो, तो यार क्या ही बोलूं, आप ही लोगे सिलेक्शन। ठीक है, करो सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि यानी 2600 रुपए की राशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार उधार दी गई थी कि पहले हिस्से पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, दूसरे हिस्से के 9% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों के ब्याज के बराबर है। बढ़िया, 10% पर कितना हिस्सा उधार दिया गया था, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, देखो प्रैक्टिस सेट लेने का मतलब यही होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन खुद देख करके देखने हैं, उसके बाद आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अगर आप खुद से कलम नहीं चला रहे हो ना तो यार नहीं आने वाला आप पर मैथ में आप जितना रगड़ोगे, जितना खुद से कलम चलाओगे, उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा मैथ, इस बात का ध्यान रखना है। 2600 रुपए वो दो हिस्सों में बांटे हमने, देखो मैंने मान लिया, चलो एक हिस्सा ए मान लिया, दूसरा हिस्सा बी मान लिया, इस प्रकार बांट दिए 2600 रुपए। ठीक है जी, ये बांट दिए। अब इसने बोला पहले हिस्सों को 10%, यानी इसको 10% पर 5 वर्ष के लिए, यानी कि 10 पंजे 50, 50% ए का इंटरेस्ट बनेगा, ये बन गया जी 50% ए का इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसने दूसरे हिस्से को 9% 6 वर्ष के लिए, यानी 9 6 54, तो बी पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 54%, ये बन गया जी 54%। ठीक, अब क्या बोला इसने 10% यानी बराबर है, सॉरी, यानी ये दोनों क्या है बराबर। ठीक, यानी कि 54% बी, ये ठीक है, तो यहां से हम ए और बी का रेशो निकाल लेंगे। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ ए है, नीचे आ जाएगा बी, ठीक, यहाँ 54 है और नीचे आ जाएगा 50, ये काटूंगा और मैं 27 दूनी 54, ठीक, 25 दूनी 50। ठीक है जी, तो यहां से हमें 10% पर कितना हिस्सा उधार दिया गया था, यानी 10% वाला बताना है, यानी कि ये ए की वैल्यू बतानी है ना हमें, तो ए की वैल्यू निकालनी है। यानी कि अगर मैंने जोड़ूंगा, यानी 7 5 12 को 2 कहां से लेके 2 और 4 1 5, ठीक है, तो ये आ रहा 52, तो इसका मतलब जो 52 की वैल्यू है, ठीक, 52 की वैल्यू यही है 2600 दोनों की, ये 2600। ठीक,
तो यहाँ से देखो 26 दूनी 52, यहाँ से 2 की वैल्यू आई क्या 100। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब 27 की वैल्यू निकालनी है, 27 की। 2 से अगर मैं इसे काटूंगा तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 50, हमें निकालनी है 27 की, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 27 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 27 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 27 पंजे कितना होता है 135, 1350 आ गई। ठीक है, तो 1350 किस में दिया, ये रहा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। अब बताना समझ में आया या नहीं। ठीक है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था ये भी। और देखो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक भिन्न का अंश है जो हर से 2 कम है। देखो हर से 2 कम है क्या अंश, हर मान लिया x, जो अंश है वो 2 कम है तो ये हो जाएगा अंश। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अब इसने क्या बोला, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से, मतलब वो कह रहा है कि जैसे अंश है ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी जी, ठीक है कर दी, और जो हर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो जाती है फ्रैक्शन हमारी 2/9 हो जाती है, ये होगी 2/9। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलो निकालते हैं। देखो 3 से काटूंगा 3 3 9, ठीक है जी, 2 से काटूंगा खत्म। तो यहाँ क्या बचा x - 2, नीचे खाली x, यहाँ खाली बचा 1, यहाँ बचा 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3x - 3 दूनी 6 बराबर यहाँ x। देखो ये इधर आएगा 6 इधर जाएगा, तो 3x में से 1 जाएगा 2x, ये 6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 3। हमें क्या निकालना, फ्रैक्शन बतानी है, यानी इसमें वैल्यू पुट कर दो x की, यानी कि 3 - 2/3, तो यानी 1/3। जो वो फ्रैक्शन है वो क्या है 1/3। तो 1/3 किस में, ये रहा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो 4th क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर कितना है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्या, 8 भाज्य, ठीक है, उनका माध्य, माध्य का मतलब एवरेज कह सकते हो आप। देखो प्रथम जो 8 भाज्य प्राकृत संख्या कौन सी होंगी, 1 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, जो प्रथम होगी होगी 4, ठीक है, ठीक, और फिर नेक्स्ट होगी 6, और फिर होगी 8, फिर होगी 9, फिर होगी 10, फिर होगी 12, ठीक, फिर होगी 14, फिर होगी 15, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना है इन्हें जोड़कर, ठीक, इनका क्या निकालना माध्य, ये रहा, यानी 6 4 10 और 8 18 9 19 10 29 12 41 और 14 55 और 15 70, तो यह आया 70/8। ठीक है जी, देखो ये ऐसी हो सकता है, इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है। अब क्या निकालना, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं, तो अभाज्य संख्या, तो पहली क्या होगी 2, फिर क्या होगी 3, फिर क्या होगी 5, फिर क्या होगी 7, फिर क्या होगी 11, फिर क्या होगी 13, फिर क्या होगी 17, फिर क्या होगी 19। ठीक है जी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 और 3 5 और 5 10 7 17 और 11 28 और 13 41 और 17 58 और 19, 58 और 19 77, यही है ना 77 ही आएगा। ठीक, और नीचे क्या इनका माध्य निकालना अपॉन 8। देखो एक बार दोबारा जोड़ देते, 2 और 3 5 और 5 10 7 17, ठीक, 17 और 11 28, 28 और 13 41 और 17 58 और 19, 9 और 8 17, 5 और 1 6 7, ठीक है 77, क्योंकि यहाँ से हमारा 3/8 आएगा, जो कि 3/8 तो इसमें है भी नहीं, तो शायद यहाँ कहीं गलती है। 6 4 10 और 8 18 और 19 27 10, अच्छे यहाँ गलती है शायद। देखो 6 4 10 और 8 18
9, 27, 10, 37, 12, 37 और 12, 49 और 14, ठीक, 63 और 15, 63 और 15, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 78 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 78। तो इनका क्या निकालना, अंतर। तो यानी अंतर निकालना, यानी 78/8 माइनस 77/8। तो यहाँ से क्या आएगा 1/8 है, 8 ले लेंगे एलसीएम, 78 में 77 जाएंगे 1/8। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/8, जो कि है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आपको मतलब बड़े ध्यानपूर्वक से करना है। कहीं भी अगर मिस्टेक होगी ना तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए पहली बार में ध्यानपूर्वक करना है इस टाइप का क्वेश्चन। और इसका और कोई दूसरा मेथड नहीं है, नंबर लिखने पड़ेंगे और जोड़ने पड़ेंगे, तभी कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन को। करो 5वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई और उसके बाद 40% की कमी हुई, प्रतिशत संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू अगर x% से बढ़े, ठीक, और फिर वो x% से क्या घटे, तो सीधा सीधा अगर ओवरऑल हम निकालें क्या इफेक्टिव चेंज आया, तो हमेशा पहली बात तो वो वैल्यू ओवरऑल घटेगी कितने से, इतने % से, ठीक है, इतने % से हमेशा क्या घटेगी वो। 40 और 40 यानी 40 मल्टीप्लाई 40/100, इतने % से ओवरऑल क्या घटेगी। तो यानी कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौक 16, तो 16% से वो घटेगी। इसका मतलब 16% ये डिक्रीज, यानी ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। करो 6वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है जी, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यही होगी 1000। इसमें से घटाने पर क्या बन जाए पूर्ण वर्ग। देखो ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें। पहले घटाएंगे हम क्या 120, ठीक, तो क्या आता है यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, तो 880। तो 880 तो नहीं है पूर्ण वर्ग, आपको ऑप्शन सी लेंगे हम अब, यानी 1000 यहाँ घटाना में 39, 10 में से 9 जाएगा 1, ठीक है, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 यहाँ, तो 961। 961 किसका होता है, देखो 31 का होता है शायद, हाँ 31 एकम 31, 3 31 टिया 3 एकम 3, 3 टिया 9, 3 31 टिया, ठीक, यानी 3 एकम 3, 3 टिया 9, इसमें जोड़ेंगे 3 और 3 6 9, तो 961। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है सही है। देखो ये आप वैसे इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब सीधा आप देख लो घटा के, आपको पता होना चाहिए 961 आया, ये क्या होता है 31 का स्क्वायर होता है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। अगर आपके स्क्वायर भी याद नहीं है तो क्या ही कर पाओगे। करो 7वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि x समीकरण x² - 2x + 1, ठीक, इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है तो हमें इसका मान निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, ये इक्वेशन दिया हमें x² - 2x + 1 इक्वल टू 0, ये तो यहां से क्या रहेंगे 2x इधर भेजेंगे, यहाँ क्या बचेगा x² + 1 इक्वल टू 2x। अब देखो अगर मैं x को नीचे ले आऊं तो x एक बार इसके नीचे जाएगा, यहाँ बचेगा x, इसके नीचे आएगा ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया 2 आया। देखो जब इस प्रकार की इक्वेशन बन जाए, हमेशा जब 2 आ जाए यहाँ, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 2 ही आएगा। तो इसका मतलब जो x है वो 1 है यहाँ, तो जब x 1 है और मैं इसमें पुट करूंगा तो x की पावर 3 1 माइनस 1 बटे x की पावर 3 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो, इसमें कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। देखो इसे एलिगेशन से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बॉयज और क्या गर्ल्स, ठीक, लड़कों लड़कियों की औसत आयु दिए दोनों की क्या 16.8 वर्ष, ठीक है जी। लड़कों की औसत आयु है 15.4 वर्ष, ये 15.4 वर्ष, ठीक है जी।
लड़कियों की औसत आयु है 18.2 वर्ष, 18.2 वर्ष। हमें क्या निकालना है, इनका रेशो निकालना बॉयज एंड गर्ल्स का। तो क्या लगा देंगे एलिगेशन यहाँ से, तो 16.8 में से जब 15.4 घटाऊंगा, 8 में से 4 जाएगा 4, ठीक, 16 में से 15 जाएगा 1, तो यार 1.4 आना चाहिए, ठीक है। 18.2 में से 16.8 घटाऊंगा तो क्या आएगा, यानी कि 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि ये 1.4 आ रहा। तो इसका मतलब जो इन्हें काटेंगे तो 1:1 आएगा ये तो इसका मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशो है वो 1:1 है, यानी ऑप्शन डी क्या हमारा सही है, ठीक है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि √3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, ठीक है जी। √3 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है, परिवृत्त की त्रिज्या, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब समबाहु त्रिभुज है उसके में क्या निकालनी है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। क्या होता है a/√3, ठीक है। ये तो है परिवृत्त। अगर यहाँ पूछे अंतःवृत्त की तो उसका भी फॉर्मूला होता है, अगर अंतःवृत्त की पूछे तो, ठीक है, उसका होता है a/2√3। ये समबाहु त्रिभुज के लिए इस बात का ध्यान रखना। तो हमें निकालना परिवृत्त, ए क्या, ए यहाँ होती है साइड यानी भुजा जो कि √3, तो √3/√3, तो यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। करो 10वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि यदि √2 + √x = √3 तो x का मान निकालना है, ठीक है। देखो इस टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे, √2 को भेज देंगे इधर, यानी √x एक तरफ लेंगे हम, ये ले लिया जी एक तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसका कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा खाली x, इसका स्क्वायर करेंगे यानी a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 + √2 का स्क्वायर 2 - 2 × √3 × √2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 2 5 - 2 3 दूनी 6, ये तो 5 - 2 √6 है, ये रहा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो समझ में भी आ रहा है नहीं, करो। तो बैकग्राउंड क्या हो गया, व्हाइट, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन करने से मतलब है बस। इसमें कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो कौन सा कलर लूं, नीला बढ़िया लग रहा है, नीला बढ़िया, ब्लू। देखो हमारे आलोक का कहना है कि उसे नीला कलर पसंद है, ठीक है, तो हम नीले से करवाएंगे। अब देखो थोड़ा ध्यान समझना, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे पानी का बहाव इधर की साइड है, अगर नाव भी इधर की साइड चल रही है तो जो उनकी इफेक्टिव स्पीड है तो वो इंक्लूड हो जाएगी, नहीं धारा की चाल प्लस नाव की चाल। अगर नाव इधर को चल रही है विपरीत दिशा में तो हमेशा जो इफेक्टिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यानी कि उनका अंतर निकालेंगे, यानी नाव की चाल माइनस धारा की चाल, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, देखो नाव की चाल है 13, धारा की चाल है यानी धारा की गति है 4, तो 13 में से 4 जाएगा, क्यों विपरीत दिशा में बताना है, ये रहा विपरीत, 13 में से 4 जाएगा 9, तो उसकी 9 होगी क्या स्पीड, स्पीड कितनी होगी 9। डिस्टेंस हमें 63 है, हमें क्या निकालना, टाइम निकालना। देखो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां से हम कह सकते हैं जब टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 63, स्पीड कितनी है 9, तो 9 × 7 = 63, तो 7 आवर। तो 7 किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। करो 12वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि जब एक वस्तु को 425 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 15% की हानि हो रही है, अपना आप में कोई भी वस्तु 100% की होती है, तो 100 में से 15 जाएगा 85, तो इसका मतलब उसने 85% को क्या बेची है, तो 85% की वैल्यू है 425। हमें क्या निकालना, उसका क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो 17 से दोनों कट जाने चाहिए क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है, 17 × 5 = 85, यानी पॉइंटों में नहीं है वैल्यू, इसका मतलब 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34, या 17 × 5 = 85, दोनों तरफ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई 20 से,
तो 20 पंजे 100, तो 100% की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या आएगी, 25 दूनी 50, 500 आएगी। तो 500 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही हो जाएगा। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, सिंपल वे में बता रहा हूँ, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपके। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई। बढ़िया क्वेश्चन। देखो सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड, सिग्नल को पार करने का मतलब है रेल को अपनी लेंथ कवर करना है, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो रेलगाड़ी की खुद होगी। हमें क्या बतानी है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। ठीक है जी। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। डिस्टेंस क्या, जब वो सिग्नल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई है, तो हमने खुद की लंबाई रेलगाड़ी की क्या एल ही मान ली, चलो डी मान लो, डी मान ली। ठीक है। टाइम 35 सेकंड ले रही है तो 35 ले रही है, तो यहां से क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है जी। अब यही होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो कह सकते हैं स्पीड यहां से हमने डी अपॉन 35 ही आ गई। ठीक है जी। अब बात कर रहा हूं मैं जो उसने क्या पार करा है, पुल। जब पुल को पार करेगी जो डिस्टेंस होगी वो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यानी पुल की लंबाई दी है उसने 473 मीटर ये, और रेलगाड़ी की जो लंबाई है हमने डी मानी है ये। और टाइम की बात करें तो टाइम अब लग रहे हैं, रेलगाड़ी पुल को पार करने में लेती है 78 सेकंड ये। ठीक है, तो यहां से हमेशा सोल्व करके डी की वैल्यू निकाल सकते हैं बस। चलो करते हैं। देखो 78 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये होगा 78 डी इज इक्वल टू 35 किधर करेंगे, लिख ही लेते हैं 473 मल्टीप्लाई 35। ठीक है जी, प्लस 35 डी। देखो 35 डी इधर आएगा तो यानी कि 78 में से 35 घटाएंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, तो क्या आएगा 43 डी इज इक्वल टू 473 इज इक्वल टू 35। देखो 43 से डायरेक्ट कट जाना चाहिए क्योंकि हमारी पॉइंटों में तो आंसर है नहीं, तो 43 कट जाएगा। देखो तो इसे काटेंगे 43 एकम 43, फिर यहाँ 4 43 एकम 43, यानी ये, तो 11 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यानी रेलगाड़ी की लंबाई 11 पंजे 55, 11 33 और 5 38, तो 385 आनी चाहिए। 385 है, ये रहा ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यानी कि 4,750 रुपए को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि, देखो 13% है, 13 चौका 52% तो होगा उसका इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन 52% इंटरेस्ट होगा तो इसका मतलब 4 वर्ष बाद जो धनराशि बनी, मिश्र धन निकालना, तो 152% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 47 50 क्या निकालनी है हमें 152% की क्या वैल्यू, तो एक जीरो से एक जीरो एक खत्म। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। देखो सम ऑफ डिजिट से करते हैं, चलो 7 4 11 5 16, 16 का मतलब 6 1 7 आएगा। ठीक है जी, 5 1 6 2 8, यहाँ 8 आएगा, नीचे तो एक है ही। ठीक है, 8 7 56, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, तो सम ऑफ डिजिट आना चाहिए 2। डिजिटल सम से क्या हमने 2 किसका रहा है, 7 2 9 5, ये नहीं हो सकता, 7 2 9 3, ये नहीं हो सकता, 7 2 9 4, ये नहीं हो सकता। देखो ये हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो यही आएगा आपका आंसर। करो 15 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपए से बढ़कर 825 रुपए हो गया है, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रही। देखो ये क्या है हमारा, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो मूल्य है यानी प्राइस वो 660 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 825 हो गया। देखो एक्चुअल वैल्यू की इसमें जरूरत ही नहीं है, हम इसके रेशो से भी कर सकते हैं। हमें खपत कितना प्रतिशत कम करना ताकि खर्चा सेम रहे। तो खर्चा क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो एक्सपेंडिचर है वो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। अगर प्राइस बढ़ेगा और हमें खर्चा रखना सेम, तो कंजप्शन को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं प्राइस का यहाँ से रेशो निकालूं, ये कट सकता है 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, 5 दूनी 10, 132 आ रहा है। ठीक है, इसे काटते हैं हम, 5 एकम 5,
5 6 30, 5 पंजे 25, ठीक है जी। देखो 11 से कट जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये आया 12, 11 एकम 11, ये आया 11 पंजे 55, अब भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो ये आ गया प्राइस का रेशो, हमें निकालना कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का रेशो हमेशा ध्यान रखना, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये 5 ये 4, हमें बताना कितने परसेंट हमें कम करना है। देखो पहले 5 था, हमें करना 4, यानी 1 कम करना हमें 5 पर, तो मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा 20%। तो हमें जो खपत है वो 20% से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या है, सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत उसकी लागत कीमत से 30% अधिक अंकित करता है। अपने माल को बिना लाभ हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए। देखो ये भी बच्चे वाला क्वेश्चन है, मतलब वो कह रहा है उसने 30% अधिक अंकित करी, लेकिन उसे छूट देनी है। छूट ऐसे देनी है कि ना उसे लाभ हो ना हानि हो। इसका मतलब उसके माल की कीमत है 100, हमने मान ली, ठीक है, उसने 30% बढ़ाकर वो कर दी 130 की, यही होगी। अब उसे देनी है छूट ताकि वो 100 में ही बिक सके, तो छूट हमें परसेंटेज में निकालनी है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, उसे 30 की छूट देनी पड़ेगी। 30 की छूट देनी पड़ेगी किस पर, 130 पर, क्योंकि अब तो 130 है ना वैल्यू, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, तो ऊपर क्या आ जाएगा 300, नीचे आ जाएगा 13। अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा, देखो 13 दूनी 26, ठीक, और 13 3 39, तो 23 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो 23 पॉइंट कुछ करके हमारा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो 17वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट हमें बतानी है। देखो हमें 3 डिस्काउंट दिए हैं, हमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। देखो आपको पता ही होगा, जैसे ए है और बी है, 2 डिस्काउंट है, हमें क्या निकालना है, इनका क्रमिक बट्टा यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 ये होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, पहले इन दोनों का निकालोगे, इन दोनों के निकालने पर एक जो निकलेगा फिर उसके साथ इसके साथ ले लेना। सक्सेसिव परसेंटेज से आता है ये सब भी, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज निकालने हैं यहाँ पर। 20, 5 और 2 ये 3 है, ठीक है, पहले इन दोनों को करेंगे, यानी 20 और 5, 20 प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 100 ये है। देखो 20 और 5 25, 20 पंजे 100, 100 से 100 कट जाएगा -1, तो 25 में से 1 जाएगा 24, तो यह क्या है 24। तो इसका मतलब इन दोनों से आया 24, तो 2 1 हो गया 24, 1 हो गया 2, अब इनका निकाल सकते हैं 24 और 1 है 2, यानी ये जो अब इन्हें करेंगे, यानी 24 प्लस 2 माइनस 24 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ जिससे कि हर बच्चे के समझ में आए। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है बस। 24 और 2 26 माइनस 24 दूनी 48, अब नीचे क्या 100, तो इसका मतलब पॉइंट आएगा हमारा यहाँ, ठीक है, यानी 0 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो 26 में से जब हम 0.48 घटाएंगे तो आएगा 25.52 आएगा, 25.52%। ये किसमें है, देखो ऑप्शन ए है 25.25 ये है, यानी ऑप्शन डी है हमारा सही। देखो कंफ्यूज मत कर जाना, यहाँ 25 है यहाँ 52 है, अभी मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूँ। नहीं पेपर में ऐसी गलती हो जाती है, इन्हें बोलते हैं सिली मिस्टेक, तो सिली मिस्टेक हमेशा अवॉइड करनी है। करो 18वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि वीर 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदता है, ठीक है जी। इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष अमरूदों को 14 रुपए प्रति अमरूद की दर से बेचता है और 230 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत। बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से। आप पहले करके देखो एक बार खुद, जब बताना कि हुआ क्या या नहीं, फिर मैं बताऊंगा इसे इसका बेस्ट वे। देखो इसमें बोला है कि वीर 1800 रुपए में उसने 200 अमरूद खरीदे, ठीक है जी। कुछ अमरूद हो गए सड़े हुए जो उसने फेंक दिए, शेष अमरूदों को 14 रुपए के हिसाब से उसने बेचे। मतलब जैसे 200 अमरूद उसने खरीदे, 200 में से मैंने मान लिया x अमरूद है खराब, तो उसके अमरूद कितने बचे, ये बचे 200 माइनस x, घटा दिया हमने, इतने अमरूद बचे जो कि उसने
14 रुपए प्रति अमरूद की दर से उसने बेचे, यानी एक अमरूद उसने 14 का बेचा, तो इतने अमरूद जो बिकेंगे वो इतने रुपए के बिकेंगे। ठीक है जी। अब इसने बोला है उसे 230 रुपए का लाभ होगा, इसका मतलब 1800 रुपए में उसने खरीदे थे, 1800 में अगर मैं 230 जोड़ूंगा तो 2030, तो ये जो वैल्यू है ना इसका मतलब टोटल 2030 में बिकने चाहिए ये। बस यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 14 से कट जाएगा, 7 से काट के देखते हैं, 7 दूनी 14 से काटते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 नीम 63, ये 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 145, यानी आएगा 200 माइनस एक्स इक्वल टू 145। एक्स इधर जाएगा, 145 इधर आएगा, 200 में से 145 घटाएंगे तो हमारा आएगा 55। तो जो एक्स है वो आया 55, जिसका मतलब खराब अमरूद कितने हैं, 55 है जी। अब देखो कंफ्यूज नहीं करना है, इसने खराब अमरूद का क्या पूछा है, प्रतिशत, तो प्रतिशत निकाल दो, यानी 55 अमरूद क्या है हमारे खराब, टोटल अमरूद कितने हैं 200, इसका क्या निकालना परसेंटेज, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 55 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 27.5%, तो 27.5% क्या है अमरूद खराब, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो हमें रेशो दिया है पी अपॉन क्यू प्लस आर का, ठीक है, फिर दिया हमें आर अपॉन पी प्लस क्यू का, ठीक है जी, हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखो ये भी कुछ क्वेश्चन नहीं है, यानी पी अपॉन क्यू प्लस आर का रेशो कितना दिया है 2/5, ठीक है जी, आर अपॉन पी प्लस क्यू, इसका जो रेशो दिया है वो दिया है 6/7, ठीक है जी। हमें जो निकालना है इसका निकालना है, चलो पहले देखो 5 और 2 7, ये कितने हैं हमारे 7, 6 और 7 13, ये कितने 13, तो इसका मतलब रेशो तो हमारे मेंटेन नहीं है, कह सकते पी क्यू आर, इन तीनों को जोड़ा तो 7 आया, ये भी पी क्यू आर ही है, इन तीनों को जोड़ा तो 13 आया, तो ये रेशो मेंटेन नहीं है, तब मेंटेन करना पड़ेगा, यानी इन्हें इक्वल करना पड़ेगा हमें। देखो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 13 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा हमारा मेंटेन हो जाएगा 91, 13 7 91, तो 13 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ऊपर नीचे दोनों में, यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, ठीक है जी, तो कह सकते हैं P अपॉन Q प्लस R की जो वैल्यू आएगी 13 दूनी 26 ये अपॉन 13 पंजे 65 ये, ठीक है जी, यहां से R अपॉन P प्लस Q, तो यहां से हमारी वैल्यू जाएगी 6 सत्ते 42, ठीक है, अपॉन 7 सत्ते 49, ये आ गई। अब हमें किसका रेशो निकालना, देखो कह सकते हैं P का हमारे पास कितना आ गया 26 आ गई वैल्यू, ठीक, R की कितनी आ गई 42 आ गई, 42 आ गई। अब Q के अगर हम निकालें कहीं से भी निकाल सकते हैं, देखो Q प्लस R की 65 है, यानी Q प्लस R की क्या है 65, ठीक है, R की 42 है, तो यहाँ जब R की 42 पुट करूंगा तो यहां से Q की वैल्यू क्या आएगी, यानी 65 माइनस 42 ही आएगी, यानी कि कह सकते हैं 65 में से जब 42 घटाऊंगा 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये हमारी तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक। अब जो पूछा है आसानी से निकाल सकते हैं, पूछा क्या है Q अपॉन P प्लस R, ये पूछा है, तो Q कितना, Q है हमारा 23, ठीक, P प्लस R, P 26 है, R 42 है, ठीक, तो यहां से क्या आएगा 23 अपॉन 6 और 2 8, 4 और 2 6, तो 23 अपॉन 68 आना चाहिए, तो 23 अपॉन 68 ये रहा, 23 रेशो 68। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि पुस्तक का मुद्रित मूल्य 39 रुपए है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। देखो मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीके बेहतरीन होंगे। पहले तो आपको देखो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कभी हमें छूट परसेंटेज दिया हो और लाभ परसेंटेज दिया हो तो हम डायरेक्ट क्रय मूल्य
एंड अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कह सकते हैं किसका? सीपी का और एमपी का, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो कैसे निकाल सकते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इनका रेशो निकल जाता है। कैसे? 100 माइनस, देखो डिस्काउंट कितना था? 10 का, यानी कि 100 माइनस 10, ठीक है जी। 100 प्लस प्रॉफिट कितना? 20%, ये। तो यहां से कह सकते हैं 100 माइनस 10 मतलब 90, और 100 और 20 यानी 120। तो रेशो निकालूंगा तो देखो 0 से 0 खत्म, यानी कि 9/12। ठीक, तो कह सकते हैं यानी सीपी अपॉन एमपी वो कितना है? 9/12। ठीक, यानी 9 3 से भी काट सकते हैं, यानी 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये रेशो आ गया। अब देखो पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 है। मुद्रित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है 3900, यानी मार्क प्राइस हमारा आया से 4, तो हमें 4 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? 3900। ये ठीक, हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है, तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बेसिक से 3900 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3, 4 से मैं इसे काट सकता हूँ, यस, यानी कि 4 निम 36, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये आया मल्टीप्लाई 3। 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 3 पंजे 15 को 5 का हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 22 को हासिल 2, 3 नाम 27, 2 29, तो ये आया 29 25। तो 29 25 किस में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? चाहो तो मैं इसे बिल्कुल बेसिक से भी करवा सकता हूँ, चलो समझ लो बिल्कुल बेसिक से। देखो मतलब कह सकते हो आप, जैसे हमने मार्क प्राइस एमपी वो मान लिया 100, ठीक है जी। इसने कही है 10% की छूट देने पर भी उसे लाभ हुआ 20% का, तो 10% की जब छूट दी, ठीक, तो यहाँ 90, लेकिन ये 90 जो है इस पर 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो जो कॉस्ट प्राइस है ना, यहां से अगर हम लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 120% की वैल्यू है। ये 120% की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहां से क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, तो क्या आया? 1 0 से 1 0 खत्म, 12 से कट जाएगा, 3 से तो कट जाएगा, कटेगा, यानी सीपी यहां से क्या आएगा? 900 अपॉन 12, 12 से कट जाना चाहिए क्योंकि 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो कट जाएगा। तो यहां से सीपी क्या आएगा? यानी 12 सत्ते 84 और फिर 12 पंजे 60, तो 75 आया सीपी। यानी कि देखो पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900, यानी एमपीएस 100, तो 100 की वैल्यू 3900, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 39 आ जाएगी। हमें निकालना क्रय मूल्य यानी 75 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो 75 की वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूं, यानी क्या आएगी? 39 मल्टीप्लाई, यानी कि देखो सीपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो 1 की वैल्यू निकालेंगे एमपी की, चलो बिल्कुल बेसिक से ही बता देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखो 100 है मार्क प्राइस जो कि है 3900, ठीक है। तो यहां से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो वो कितनी आई है? 39, ठीक है जी। हमें निकालना है सीपी, ठीक, तो जो सीपी हमारा निकला वो 75, तो 75 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई 75 से, ठीक, यानी कि जो 75 की वैल्यू है वो आ जाएगी 39 मल्टीप्लाई 75, ठीक। 75 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा? 3 9 27 को 7 का हासिल 2, 3 3 9 2 11 मल्टीप्लाई 25, ठीक, यानी 25 सत्ते 175 को 5 का हासिल 17, 25 से कम 25 और 17, 42 को 2 का हासिल 4, 25 से कम 25 4 29, तो अब भी क्या है? 29 25, ठीक है, यही आया ना 29 25 जो पीछे आ रहा था, ये रहा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने बेसिक से बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ है। अब बताने की वीडियो आपको कैसी लगी और 20 में से आप कितने सही कर पाए। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। ग्रुप डी को हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक, नहीं तो वो आपको हल्के में ले जाएगा एग्जाम। फिर जिस दिन एग्जाम में बैठोगे ना उस दिन पता पड़ेगा आपको। तो अब बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।